कानून का शासन, ये है आज हमारी चर्चा का विषय। कानून का शासन क्या है, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कानून आखिर होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। आप सब ये जानते हैं कि हर देश में, खासतौर से उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में, कानून बनाने वाली एक पृथक संस्था होती है। कानून का क्रियान्वयन एक अलग संस्था के द्वारा किया जाता है और कानून की व्याख्या किसी तीसरे अंग के द्वारा किया जाता है। ये कानून वास्तव में वो नियम होते हैं जो नियम एक देश के नागरिकों के आचरण को विनियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ताकि सभी को उनके नागरिक अधिकार उपलब्ध हो सकें, समाज में शांति और सुव्यवस्था स्थापित हो सके। अगर कानून न हो तो अराजकता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हर देश में कानून का कोई ना कोई स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कानून के निर्माण में बहुत सारे तत्वों का योगदान होता है। सामान्य तौर पर हम ये जानते हैं कि संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन संसद भी जब कानून बनाती है तो उसे बहुत सारी बातों पर विचार करना होता है, बहुत सारे सोर्सेस को ध्यान में रखना होता है कानून बनाते समय। जैसे उस समाज की परंपराएं क्या हैं, बुद्धिजीवियों का विवेक क्या कहता है। कई बार संसद को समाज में प्रचलित धार्मिक नियमों को भी ध्यान में रखना होता है। न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो भी कानून का रूप ले लेते हैं आगे चलकर। तो कानून बनाना और उसे क्रियान्वित करना ये एक बहुत व्यापक विषय है। बड़े सोच विचार के बाद, विचार विमर्श के बाद कानून अस्तित्व में आते। और कानून किस लिए जरूरी है? शांति और सुव्यवस्था के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए। तो कानून का शासन ये एक आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्था है। शुरू से ही, जब से राज सत्ता का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जितने भी राजमर्मज्ञ हुए हैं, राजनीति के जानकार हुए हैं, उनके सामने ये यक्ष प्रश्न हमेशा खड़ा रहा कि शासन किस आधार पर किया जाए, शासन का संचालन कैसे किया जाए। एक व्यक्ति के विवेक के अनुसार किया जाए, जैसा राजतंत्र में होता रहा है। राजा के विवेक के आधार पर ही शासन का संचालन किया जाता है राजतंत्रीय व्यवस्था में। या फिर एक व्यक्ति से ज्यादा अच्छा समाज के कुछ संभ्रांत लोगों का विवेक है, यानी जैसा कुलीन तंत्र में होता रहा है। कुलीन तंत्र में शासन कार्य कौन लोग करते थे? जो समाज का संभ्रांत वर्ग होता था, धनी मानी संपन्न वर्ग होता था, उसके द्वारा शासन संचालन किया जाता था। यानी ये एक वर्गीय विवेक का शासन था। एक वर्ग विशेष का विवेक नियमों को निर्धारित करता था, शासन कार्य संपन्न करता था। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में क्या माना जाता है कि एक व्यक्ति के विवेक
या एक वर्ग के विवेक से ज्यादा अच्छा संपूर्ण समाज का सामूहिक विवेक होता। एक व्यक्ति जो कहता है या कुछ व्यक्ति जो कहते हैं और बहुत सारे लोग जो कहते हैं, इन तीनों में कौन ज्यादा अच्छा है? बहुत सारे लोगों का विवेक अच्छा है, क्योंकि जब कोई समस्या उपस्थित होती है शासन से संबंधित, तो उस समस्या पर जब बहुत सारे लोगों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, तो उस विचार विमर्श का जो निष्कर्ष निकलता है, जो सम्मति बनकर सामने आती है, वो सम्मति पूरे समाज के लिए ज्यादा लाभकारी होती है, बजाय एक व्यक्ति की सम्मति के, बजाय एक वर्ग विशेष के लोगों की सम्मति की। तो ये जो कानून है, जिसे हम आज कानून कहते हैं, सभ्य नागरिक समाज का कानून, वो कानून सामूहिक विवेक की उपज है। क्योंकि आजकल जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, वो किसी विधान सभा में बैठकर एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर लंबे विचार विमर्श के बाद कानूनों का निर्माण होता है। चूंकि लंबा विचार विमर्श चलता है, सबके द्वारा विचार विमर्श चलता है, संसद के भीतर भी उस विषय पर विचार किया जाता है और बाहर भी। मीडिया के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि संसद में किस बिल पर चर्चा हो रही है, तो उस बिल की अच्छाइयों और बुराइयों पर मीडिया में भी चर्चा होती है। जैसे आपने सुना, भारत में जब नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में विचार विमर्श हो रहा था, तो एक पैरेलल डिबेट मीडिया पर भी चल रही थी, टेलीविजन चैनल्स पर चल रही थी, अखबारों में चल रही थी कि इस बिल की क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो लंबे विचार विमर्श के बाद जिस कानून का निर्माण होता है, वो सामूहिक विवेक की उपज होता है। इसलिए उस कानून के आधार पर जब शासन किया जाता है, तो वो कानून का शासन कहलाता है, और वो कानून का शासन व्यक्ति के शासन से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के समान पक्षपात का भाव नहीं होता। एक राजा के द्वारा जब शासन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका पूर्वाग्रह काम करता है, कहीं ना कहीं उसका पक्षपात काम करता है। वो अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को प्रोत्साहित करता है। राजतंत्र में ऐसा अक्सर देखा गया। कुलीन तंत्र में भी ये दोष देखने को मिला कि वो समाज के खास वर्ग के हित के लिए ही कार्य करता। लेकिन कानून के शासन में ये कमी नहीं होती, यानी कानून वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं जुड़ा होता है। कानून एक बार विचार विमर्श करके बना दिया जाता है, फिर वो लंबे समय तक चलता रहता है। शासक चाहे कोई भी हो, शासक बदलते रहते हैं जनतंत्र में, लेकिन कानून बना रहता है अगर वो परिस्थिति से संगत होता है तो। परिस्थिति के अनुसार उसमें भी बदलाव किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर कानून में जो स्थायित्व होता है वो राजा के विवेक या एक व्यक्ति के विवेक आधारित शासन में नहीं होता है। तो चूंकि कानून निष्पक्ष होता है, कानून वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कोई भाई भतीजा नहीं होता, इसलिए कानून के शासन के माध्यम से जनता के अधिकारों की रक्षा ज्यादा अच्छी तरह हो पाती है। इसीलिए आजकल दुनिया के तमाम देशों में किस तरह के शासन को प्रश्रय दिया जाता है? कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को प्रश्रय दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रूल ऑफ लॉ को कैसे डिफाइन किया गया कि कानून की सत्ता और प्रभाव को महत्व देने वाला शासन कानून का शासन कहलाता है। यानी ऐसा शासन जहां पर कानून को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता,
वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया जाता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कानून के शासन को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया कि ये कानून के महत्व और प्रभाव वाला शासन है, कानून का शासन। अगर हम इसके इतिहास को देखें कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कैसे आया, तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन यूनान में यूनानी विचारकों और रोमन विचारकों के द्वारा कानून के महत्व पर, कानून के शासन पर प्रकाश डाला गया। आपने प्लेटो पढ़ा है। प्लेटो ने हालांकि जिस आदर्श राज्य की बात कही उसमें दार्शनिक राजाओं के शासन को सर्वोत्तम बताया, लेकिन उसको अव्यावहारिक मानते हुए बाद में उसने जो लॉज नामक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में व्यावहारिक दृष्टि से कानून के शासन को ही आदर्श घोषित किया। जो उपादर्श राज्य है प्लेटो का, वो कानून के शासन पर आधारित राज्य है। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, वो तो पूरी तरह से कानून के शासन के पक्ष में था और उसने इस पर बल देते हुए क्या प्रश्न किया कि हमें अच्छा नेता चाहिए या अच्छा कानून चाहिए। निसंदेह कानून वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि एक राजा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से पूर्ण हो सकता है। इसलिए कानून के शासन को व्यक्ति के शासन से ज्यादा अच्छा समझा गया। रोम जो है वो अपनी कानूनी संहिता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, यानी पूरी दुनिया को कानून के विषय में निर्देशित करने का कार्य, कानून कैसे संहिताबद्ध किया जाए, इस विषय में रोमन लोगों ने दुनिया को निर्देशित करने का कार्य किया। दुनिया भर में जितनी भी कानूनी व्यवस्थाएं बनी है, उन सब का आधार क्या है? रोमन कानूनी व्यवस्था। आधुनिक युग में अगर हम देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ का पहला प्रयोग स्कॉटलैंड के एक धर्मशास्त्री सैमुअल रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग किया। किस संदर्भ में? जब राजा के दैवी अधिकारों के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के निमित्त जो तर्क पेश किया, उसमें कानून के शासन को महत्वपूर्ण बताया कि कानून के शासन के माध्यम से ही नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। आधुनिक युग में ही जॉन लॉक के द्वारा, जो एक संविदावादी विचारक है, उसने भी कानून के शासन को महत्व प्रदान किया जब वो प्राकृतिक कानून की धारणा प्रतिपादित करता है और ये कहता है कि इस कानून को संस्थागत रूप देने के लिए, उसे व्यवस्थित रूप देने के लिए एक विधायिका की जरूरत होती है, जिस विधायिका के निर्माण के लिए ही लोगों ने आपस में समझौता करके संप्रभु सत्ता को जन्म दिया। तो इन सारे विचारकों का योगदान रहा है कानून के शासन की धारणा को विकसित करने में। लेकिन इस विचार को, इस सिद्धांत को, इस धारणा को आधुनिक युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया इंग्लैंड के विधान शास्त्री एवी डायसी के द्वारा। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद अमेरिकी संविधान की जो नींव रखी गई, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की जो नींव रखी गई, वो कानून के शासन के आधार पर ही रखी। और आधुनिक युग में हम देखते हैं कि सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में
रूल ऑफ लॉ को आदर्श माना जाता है, यानी कानून के शासन को प्रमुखता प्रदान की जाती है। कानून का शासन क्यों अस्तित्व में आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? अगर हम इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो शासन सत्ता होती है उस सत्ता को मर्यादित रखने के उद्देश्य से कानून के शासन को महत्वपूर्ण माना गया। शुरुआती जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, और राजतंत्रीय व्यवस्था में कई बार राजा के द्वारा मनमाने ढंग से, निरंकुश ढंग से कार्य किया जाता था, और निरंकुशता की स्थिति में जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। ऐसी स्थिति में ये विचार पेश किया गया सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में कि जनता की इच्छा महत्व रखती है, और इस विचार को अभिव्यक्ति प्रदान की गई लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से। गृह युद्ध के दौरान वहां जो राजा समर्थक और संसद के समर्थकों के बीच युद्ध चला, संघर्ष चला, वैचारिक आदान प्रदान चला, उसमें अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में शासन किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष का नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका होना चाहिए? कानून का होना चाहिए। कानून को सर्वोच्चता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि कानून वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, कानून का कोई सगा नहीं होता, और कानून का कोई विरोधी भी नहीं होता। कानून की दृष्टि में सब समान होते हैं। ये सोचकर रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्चता प्रदान की गई। ब्रिटेन जैसे देश में सबसे पहले, और उसके बाद दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में जिन्होंने उदारवादी विचारधारा के आधार पर अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। विचारधारागत दृष्टि से अगर हम देखें तो पुनर्जागरण आंदोलन के बाद जो व्यक्तिवादी विचारधारा सामने आई, उसमें राज्य के अधिकारों के स्थान पर, शासक के अधिकारों के स्थान पर व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर दिया गया, और उन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के निरंकुश अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को लाया गया। ब्रिटेन में जितने भी अधिकार पत्र पारित हुए, जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ये सब रूल ऑफ लॉ की अभिव्यक्ति ही थी, जो शासक को किसी न किसी रूप में जनता के प्रति, कानून के प्रति, कानूनी व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनाते थे। तो अब हम देखेंगे कि डायसी ने जिस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को दिया ब्रिटेन के संदर्भ में, वो क्या है। डायसी ने एक पुस्तक लिखी 1885 में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक में डायसी ने बताया कि जो ब्रिटिश संविधान है, जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है, उसकी एक बड़ी विशेषता रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। और कानून का शासन फ्रांस की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था से एकदम अलग है। डायसी क्या कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि शासन, ब्रिटिश शासन खासतौर से किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जाता, बल्कि कानून के द्वारा चलाया जाता है, जिस कानून के शासन में निरंकुश अधिकारों के लिए, मनमानेपन के लिए, सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन में कौन से कानून सर्वोच्च हैं?
एक तो कॉमन लॉ, वो प्रथागत कानून जिन्हें न्यायिक मान्यता मिल चुकी है, और दूसरे संसद द्वारा बनाए गए कानून। ये दो तरह के कानून ही ब्रिटेन में शासन करते हैं। सर्वोच्चता इन्हीं की है। शासन पद पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे इन कानूनों के अधीन रहकर ही कार्य करना होता है। तो ब्रिटेन के संदर्भ में डायसी ने कानून के शासन की 3 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता क्या बताई कि रूल ऑफ लॉ में सर्वोच्चता कानून की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। इसका मतलब है कि शासक के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो कानून के अनुसार किए जाते हैं, कानून के अधीन रहकर किए जाते हैं। कानून से परे जाकर या कानून का उल्लंघन करते हुए उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाते। न केवल शासक कानून को मानने के लिए बाध्य होता है, बल्कि आम नागरिक भी उस कानून के अधीन होते हैं, वो भी उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं। हेगन और पॉवेल ने क्या लिखा कि जो लोग सरकार बनाते हैं वे लोग मनमानी नहीं कर सकते, उनको अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही प्रयोग में लानी होती है। तो ये कानून की सर्वोच्चता विधि के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है, जैसा डायसी ने बताया, कि रूल ऑफ लॉ में कानून की समानता होती है। यानी न केवल कानून सर्वोच्च होता है, बल्कि कानून सबके लिए एक जैसा भी होता है। इसका मतलब है कि समाज में किसी का भी पद और परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कानून को इससे कोई मतलब नहीं होता। कानून एक शासक के लिए भी उसी रूप में होता है जितना कि एक आम नागरिक के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि शासक के लिए पृथक कानून होगा और आम नागरिक के लिए पृथक कानून होगा। जितने भी लोग देश में रहते हैं वो सब एक ही जैसे कानून से शासित। ये है कानून के समक्ष समानता। डायसी क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक या एक कर वसूल करने वाले कर्मचारी तक हर व्यक्ति का दायित्व हर ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य न हो उतना ही है जितना एक साधारण नागरिक का होता है। ये होती है कानून के समक्ष समानता। और ये कानूनी समानता की धारणा फ्रांस की प्रशासकीय विधि की व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि फ्रांस में जो कानूनी व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग कानून है। लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में चूंकि रूल ऑफ लॉ है, इसलिए कानून की समानता पर बल दिया जाता है। एक समान कानून होते हैं और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो या आम नागरिक हो, कानून का उल्लंघन करने पर सबको समान रूप से दंड मिलेगा अगर समान कानून का उल्लंघन किया है तो। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री होने के नाते छूट जाएगा क्योंकि उसकी पद और परिस्थिति विशेष है आम जनता से, और आम नागरिक आम होने के नाते ज्यादा दंड का अधिकारी होगा, ऐसा नहीं होगा। सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा और सबके विरुद्ध मुकदमा एक ही जैसे साधारण न्यायालय में चलाया जाएगा। न्यायालय भी एक ही जैसे होंगे। रूल ऑफ लॉ का ये भी एक अंग है कि सभी के लिए, चाहे वो साधारण नागरिक हो या विशेष पदधारी हो, शासक हो, सबके लिए एक ही जैसे न्यायालय होंगे और कानून का उल्लंघन करने पर उसी न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा।
फ्रांस में शासकीय अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग न्यायालय हैं, समान न्यायालय नहीं है। आम नागरिक के मुकदमों की सुनवाई समान न्यायालय में होती है, वहां पर सामान्य न्यायालय में, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है फ्रांस में। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ कार्य करता है। तीसरी विशेषता डायसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ की बताई गई, विधि के शासन की बताई गई, नागरिक अधिकारों की रक्षा। यानी विधि के शासन को स्थापित करने का मूल मकसद क्या है? नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। नागरिक अधिकारों को सबसे ज्यादा डर किससे होता है? उस शासन से होता है, उन शासकों से होता है जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जो स्वेच्छाचारितापूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, जो व्यक्ति के वजूद की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने हित की परवाह करते हैं, अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। ऐसे शासन के अंतर्गत जनता के अधिकार, नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए ये कहा गया कि अगर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा, तो जनता के अधिकार इसलिए सुरक्षित होंगे क्योंकि ये कानून शासकों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो सबके लिए हितकारी होंगे और शासक को भी उस कानून को मानना होगा। वो कानून का उल्लंघन करते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे नागरिक अधिकारों का हनन होता। डायसी ने क्या लिखा कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि के द्वारा यह निर्णय कर दिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न उसे किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती। यानी हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पालन करने, व्यक्तित्व का विकास करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, पूरा अधिकार होगा उसे। एक व्यक्ति के रूप में जो भी उसके अधिकार बनते हैं वो अधिकार उसे सुलभ कराए जाएंगे। शासन की तरफ से उस पर कोई अनुचित मर्यादा नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अगर शासक ऐसा करेगा तो कानून उसे ऐसा करने से रोके, क्योंकि शासक भी कानून के अधीन है, वो कानून से परे नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। तो डायसी ने इन तीन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया ब्रिटिश संविधान की विशेषता के रूप में विधि के शासन को बताते समय। अब विधि के शासन को जब हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि कानून का शासन वास्तव में कारगर हो सके, इसके लिए 4 सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन जरूरी है, जिन्हें हम विधि के शासन के 4 सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? जवाबदेही। किसकी? सरकारी कार्मिकों की, शासन में कार्य करने वाले लोगों की अपने कार्य के प्रति, जनता के प्रति। सरकारी कार्मिक जो भी कार्य करें वो कानून के अनुसार करें, कानून के निर्देशानुसार करें और ये सोचते हुए करें कि इस कार्य को करने का अधिकार हमें कानून द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए उसके द्वारा तय किए गए दायरे के अंतर्गत रहकर ही कार्य करें। अगर वो ऐसा करते हैं, जवाबदेही की भावना के अनुसार कार्य करते हैं, उत्तरदायित्व की भावना के अनुसार कार्य करते हैं कि वो जन सेवक हैं, उन्हें जनता के हित के लिए कार्य करने का अधिकार कानून के द्वारा प्रदान किया गया है, अगर ऐसा सोचकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्य करते हैं,
तो रूल ऑफ लॉ की व्यवहार में प्राप्ति संभव हो पाती है। रूल ऑफ लॉ तभी कारगर हो पाता है जब सरकारी कार्मिक उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर कार्य करें। दूसरा जो सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ का, वो है उचित कानून। कानून के शासन का उद्देश्य क्या है? शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण और नागरिक अधिकारों की उपलब्धि। ये दो बेसिक पर्पस है रूल ऑफ लॉ के। लेकिन ये पर्पस तब पूरे होंगे जब जो कानून बना है वो उचित कानून। अगर कानून ही अनुचित होगा, कानून ही गलत होगा, तो उस कानून को क्रियान्वित करने से जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो पहली नेसेसिटी क्या है, पहली जरूरत क्या है कि जो कानूनी व्यवस्था हो, जिन कानूनों का निर्माण किया गया हो, चाहे वो संवैधानिक कानून हो या फिर संसद द्वारा बनाया गया कानून, विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून, वो औचित्यपूर्ण होना चाहिए। औचित्यपूर्ण होने का मतलब ये है कि कानून सभी के हितों के साधक होने चाहिए। समाज में जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है तो इससे कानून के शासन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। नागरिक अधिकार सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। शासक की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकेगा। तीसरा जो सार्वभौमिक सिद्धांत है जो रूल ऑफ लॉ को कारगर बनाता है, वो है पारदर्शी सरकार। यानी सरकार के कामकाज शीशे की तरह साफ होने चाहिए। वो आम जनता को दिखाई देने चाहिए कि सरकार क्या कार्य कर रही है, कानूनों को किस रूप में क्रियान्वित कर रही है, ताकि अगर जनता को लगे कि इस कानून में कोई कमी है तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके या उसके विषय में अपना कोई सुझाव प्रस्तुत कर सके। तो ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है सरकारी कामकाज में। आप जानते होंगे कि बहुत लंबे समय तक हमारे अपने देश में भी, भारत में भी सरकारी कामकाज में गोपनीयता बरते जाने का नियम था कि सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज होगा उसे सरकारी अधिकारी सार्वजनिक तौर पर आम जनता के बीच प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन इस गोपनीयता के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था, जनता और प्रशासन के बीच की दूरी बढ़ रही थी और जनता को ये पता ही नहीं चल पाता था कि उसके लिए कौन से कानून मौजूद हैं, किन कानूनों से वो लाभ उठा सकती है, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है, अपने जीवन में बदलाव ला सकती है। तो इस गोपनीयता के प्रावधान को दूर कर दिया गया 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करके। अब हर सरकारी कार्यालय का ये दायित्व बनता है कि वो जो कुछ कार्य कर रहा है उस कार्य के विषय में जनता को बताए, अपने कार्यों का प्रकाशन करे या जिस किसी भी तरीके से संपर्क हो सके जनता से उसको बताने की कोशिश करे। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही इस तरह का कानून लागू हो रहा है, बल्कि सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में जहां पर सुशासन की धारणा कार्य कर रही है, वहां इस तरह के कानून को लागू करके सरकार को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रूल ऑफ लॉ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, शासन को वास्तव में सुशासन बनाया जा सके। और चौथा जो सिद्धांत है सार्वभौमिक सिद्धांत, वो है न्याय की सुलभता।
यानी कानून के शासन को तब तक प्रभावी नहीं बनाया जा सकता जब तक न्याय समाज में सभी को सुलभ न हो। अक्सर क्या होता है, आप देखते हैं विकासशील देशों में खास तौर से, कि वहां जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं न्याय प्रदान करने के लिए, वो जनता के लिए सुलभ नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि न्यायालय तक पहुंचने का खर्च बहुत है, बहुत खर्चीली व्यवस्था है न्याय प्राप्त करने की। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक आम नागरिक सरकारी अधिकारियों के अत्याचार को सह लेता है, क्योंकि न्यायालय तक पहुंचने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, वकील की फीस वहन करने का पैसा उसके पास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरी हो जाता है कि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, ऐसी अदालती व्यवस्था की जाए जिससे सब तक न्याय की पहुंच हो सके, सभी न्यायालय तक पहुंच सके। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालतों का जो कंसेप्ट है वो इसी कमी को दूर करने का प्रयास है, न्याय को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास है, जिसमें लोकल लेवल पर न्यायालयों की स्थापना की जाती है और उन लोकल क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई उसी क्षेत्र विशेष में वहीं कर दी जाती है। वहां के लोगों को न्यायालयों तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, न्यायालय खुद उनके पास चलकर आते हैं। ये कंसेप्ट है लोक अदालतों। तो इस कानून के शासन की विवेचना के आधार पर हम इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं देख सकते हैं। सामान्य विशेषता रूल ऑफ लॉ की क्या है कि ये एक आधुनिक राज्य व्यवस्था की विशेषता है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं है, बल्कि आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। दूसरे, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसमें कानून के पास सर्वोच्च सत्ता होती है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास नहीं। तीसरे, कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं। पद और परिस्थिति दंड से बचाव का माध्यम नहीं हो सकती अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो। कानून का शासन शासकों की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, क्योंकि शासक भी कानून मानने के लिए बाध्य होता है। वो कानून से ऊपर नहीं है, जैसा पहले राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा हुआ करता था, वो जो कह देता था वही कानून माना जाता था। लेकिन रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो कानून बना दिए गए हैं सोच विचार कर, सामूहिक विवेक के आधार पर, चाहे वो संवैधानिक कानून हो, कॉमन लॉज हो या संसद द्वारा बनाए गए कानून हो, वो ही सर्वोच्च हैं और इन कानूनों को मानना शासक के लिए जरूरी हो जाता है। वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो भी उसी रूप में दंडित होगा जिस रूप में आम नागरिक को दंड दिया जाता है। कानून का शासन नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है और कानून का निर्माण चूंकि सामूहिक विवेक के आधार पर होता है, विचार विमर्श के आधार पर होता है, इसलिए ये व्यक्ति के शासन से अधिक उपयुक्त होता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। विधि के शासन को व्यावहारिक रूप देने का कार्य न्यायालयों द्वारा किया जाता है, यानी ये देखना कि शासक और आम नागरिक दोनों कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये न्यायालय का काम होता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, शासन से स्वतंत्र नहीं है, कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं है, तो उस देश में कानून के शासन की स्थिति प्रभावी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कानून का शासन प्रभावी रूप में लागू हो सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि उचित कानूनों का निर्माण हो, सर्वजन हितकारी कानूनों का निर्माण हो और लोगों को उन कानूनों की जानकारी हो, क्योंकि जब तक लोगों को कानून की जानकारी नहीं होगी वो उसका सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, या कानून का उल्लंघन अगर शासन के द्वारा किया जाता है तो भी उनको उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि शासक के द्वारा उनके अधिकारों का परोक्ष ढंग से उल्लंघन किया जाता रहे। इसलिए जरूरी क्या है कि जनता अपने देश के कानूनों के बारे में जाने, ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, ताकि सरकारी कार्मिकों में जवाबदेही का विकास हो सके और कानून सिर्फ बना देने से ही नहीं होगा बल्कि उस कानून का पालन किया जाए, प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन हो, ये भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि न्याय सर्वसुलभ हो, सभी को न्याय मिलने की संभावना हो, आशा हो, तभी कानून के शासन का कोई मतलब हो सकता है। नहीं तो कानून मौजूद रहेंगे लेकिन कानून का पालन शासक वर्ग के द्वारा अपने हित में किया जाएगा, जनता के हित की उपेक्षा की जाएगी। अगर जनता को कानून की जानकारी नहीं होगी, सबको न्याय सुलभ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना हो सकती है और ऐसी स्थिति में कानून के शासन का जो बेसिक उद्देश्य है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, वो बेसिक उद्देश्य पीछे छूट जाता है। और रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है। सबसे पहले ब्रिटेन में ही रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया, उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों ने, उदारवादी लोकतांत्रिक देशों ने अपने यहाँ अपनाया। और लास्टली ये जो रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था है, ये फ्रांस की प्रशासकीय विधि की धारणा के विपरीत है, जहां पर आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए पृथक कानूनों की व्यवस्था की गई है और उनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई भी सामान्य न्यायालयों में नहीं बल्कि प्रशासनिक न्यायालयों में की जाती है। तो ये था कानून के शासन का सैद्धांतिक पक्ष। अब व्यावहारिक स्थिति क्या है? आपने देखा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। ये अंतर रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यानी ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से, वैधानिक रूप से तो कानून के शासन की बात कही गई है, कानून की सर्वोच्चता है, कानून की समानता है, कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक हैं। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि कानून का शासन एक आदर्श स्थिति है और व्यवहार में इसके ऊपर बहुत सारी सीमाएं आरोपित की जा चुकी हैं और ये सीमाएं जरूरत भी हैं, जरूरी भी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि कानून तो एक समय विशेष में बना दिया जाता है, चाहे संसद द्वारा बनाया गया हो या पारंपरिक रूप में कॉमन लॉज के रूप में डेवलप हुआ हो, लेकिन समाज की परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
हालांकि परिस्थितियों के अनुसार कानून में परिवर्तन लाया जाता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया में भी एक समय लगता है। एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर ही कानून में संशोधन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों से निपटने के लिए हर देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो सैद्धांतिक रूप से रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होती है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करती हुई दिखाई देती है। तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रूल ऑफ लॉ को प्रतिबंधित करते हैं, यानी कानून के शासन की क्या सीमाएं हैं व्यवहार में। सबसे पहली सीमा है सरकारी अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। वैसे तो सरकारी अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं, वो कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन परिस्थितियों को तुरंत हैंडल करना है, तुरंत कोई समस्या आती है उनका समाधान करना है, इसके लिए सरकारी अधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार उस सीमा तक कार्य करने की छूट दी जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन डीएम के द्वारा किया जाता है। डीएम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जो कानून द्वारा उसे दिए गए। वो जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या विकासात्मक कार्यों को करने के लिए कहां से शक्ति प्राप्त करता है? कानून से शक्ति प्राप्त करता है। जो कानून बना दिए गए हैं कि इन जिलों के डेवलपमेंट का कार्य इन रूपों में किया जाएगा, डीएम उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन अचानक जिले में अगर कोई समस्या आ जाती है, ऐसी समस्या जिसके विषय में कोई कानून, तात्कालिक कानून नहीं है, या है भी तो वो आउटडेटेड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में डीएम अपने विवेक का प्रयोग कर